हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दिस मेडावल हिस्ट्री सीरीज जिसमें हम हमारे प्रोविंशियल किंगडम्स ऑफ मेडिवल इंडिया के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। लास्ट का जो लेक्चर था उसमें हमने तुलवा डायनेस्टी के जो रूलर थे कृष्ण देव राया उनके बारे में हमने डिस्कशन किया था। और आज जो है हम नेक्स्ट रूलर जो है रिलेटेड टू द तुलवा डायनेस्टी उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट रूलर फ्रॉम तुलवा डायनेस्टी। तुलवा डायनेस्टी के नेक्स्ट रूलर का नाम है अच्युता देव राया। अच्युता देव राया जिनका टाइम पीरियड है अप्रोक्सीमेटली 1529 सीई से लेकर के 1542 सीई तक का इनका टाइम पीरियड है। तो ये कृष्ण देव राया के बाद आएंगे। ये जो है ये यंगर ब्रदर थे ऑफ कृष्ण देव राया। तो ये यंगर ब्रदर हैं, ये छोटे भाई हैं कृष्ण देव राया के। ये जो है एक छोटे भाई थे जिन्होंने जो है अपना उत्तराधिकारी बनने के लिए खुद ही चुनाव कर लिया था। ये खुद ही चुने गए थे। तो मतलब कि बेसिकली इतना याद रखिए कि दैट अच्युता देव राया इज ब्रदर ऑफ कृष्ण देव राया, यंगर ब्रदर। यंगर ब्रदर ऑफ कृष्ण देव राया। कृष्णदेव राया के ये यंगर ब्रदर थे और एक पोर्तुगीज ट्रेवलर थे जिनका नाम है फर्नुआ नूनीस। फर्नुआ नूनीस जो थे वो इनके टाइम के दौरान ही आए थे। अच्युता देव राया के टाइम के ऊपर एक जो है पोर्तुगीज ट्रेवलर आए थे। एक पोर्तुगीज ट्रेवलर आए थे जिनका नाम है फर्नुआ नूनीस। फर्नुआ नूनीस जो थे वो इंडिया में आए। ये एक पोर्तुगीज ट्रेवलर हैं ड्यूरिंग द राइन ऑफ अच्युता देव राया। इनके टाइम के दौरान नूनीस आए थे। एक पोर्तुगीज ट्रेवलर नूनीस वो इंडिया आए थे। इसके बाद हम बात करेंगे दैट ही इज अ वेरी पैट्रोन ही पैट्रोनाइज द कन्नड़ पोइट। इन्होंने पोइट्री को भी पैट्रोनाइज किया। कन्नड़ पोइट थे एक, इन्होंने पैट्रोनाइज किया। He's a great patron of literature and the art and literature form, and he patronized कन्नड़ पोइट जिनका नाम है चातु वित्तलनाथ। चातु वित्तलनाथ जो थे इनको इन्होंने जो है पैट्रोनाइज किया। ये एक जो है ग्रेट सिंगर भी थे एंड कंपोजर भी थे। ग्रेट सिंगर भी थे प्लस कंपोजर भी हैं। कौन सी चीज थी जिसको इन्होंने कंपोज किया, जिसका जो है इन्होंने जो है एक इनको पता चलता है कि ये एक ग्रेट सिंगर थे। एक इनका कोई ऐसा राइटिंग होगी, वो थी इनकी पुराण पुराण दरास दरादसा। पुराण दरादसा जो थी इनका एक राइटिंग थी जिनको इन्होंने कंपोज किया था और इसको इन्होंने गाया भी था। ही इज अ ग्रेट सिंगर, अ ग्रेट कंपोजर, अ कन्नड़ पोएट, दैट इज चातु विठलनाथ। तो चातु विठलनाथ का नाम आपको याद रखना है क्योंकि ये एक पोएट भी हैं, एक ग्रेट सिंगर भी हैं और एक ग्रेट कंपोजर भी हैं। एज ही हैज कंपोज्ड पुरंदरा दसा। पुरंदरा दसा जो है इन्होंने कंपोज किया है। ये जो है पुरंदरा दसा जो है इन्हें बोला जाता है दैट जो चातु विठलनाथ है दैट ही इज द फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। तो इनको कार्नेटिक म्यूजिक का जो है फादर भी कहा जाता है।
कार्नेटिक म्यूजिक जो है हमारा कर्नाटक संगीत के जो है इनको फादर भी कहा जाता है। कार्नेटिक का हम कह सकते हैं कि दैट जो कर्नाटका से जो है रिलेटेड म्यूजिक है, जो कर्नाटका का जो म्यूजिक है उसके ये फादर हैं। कर्नाटक म्यूजिक के ये फादर हैं। इनको जो है बोला जाता है ही इज द फादर ऑफ, इनको बोला जाता है फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। कार्नेटिक म्यूजिक मतलब कर्नाटक संगीत जो है उसके जो है इनको जनक बोला जाता है, उसके जो है इनको फादर ऑफ कर्नाटक म्यूजिक कहा जाता है। तो ये हमने अभी तक देखा अबाउट द चातु विठल नाथ के बारे में, जिनको जो है फादर ऑफ कर्नाटक म्यूजिक भी कहा जाता है। ही इज अ कन्नड़ पोएट एंड अ ग्रेट सिंगर along with the great composer as he has composed पुरंदरा दास, पुरंदरा दास को इन्होंने जो है कंपोज किया है। तो ये इनके बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था विच आई हैव टू टोल्ड यू पीपल। उसके बाद जो है हम बात करेंगे, एक संस्कृत स्कॉलर भी थे, एक संस्कृत स्कॉलर को भी इन्होंने पैट्रोनाइज किया था, पैट्रोनाइज्ड संस्कृत स्कॉलर। एक संस्कृत स्कॉलर थे, उनको इन्होंने पैट्रोनाइज किया था, जिनका नाम है राजनाथ दिनदिमा सेकंड। राजनाथ दिनदिमा सेकंड जो है ये एक संस्कृत स्कॉलर हैं जिनको इन्होंने पैट्रोनाइज किया था। ये एक हमने संस्कृत स्कॉलर देखे, एक हमने कन्नड़ पोइट देखे। इसके बाद इन्होंने टेम्पल्स भी इन्होंने बिल्ड करवाए थे। एक टेम्पल है दैट इज, उस टेम्पल का नाम है तिरुवेंगलनथा टेम्पल। ये जो टेम्पल है इन्होंने बिल्ड करवाया था, दिस इज बिल्ट इन विजयनगर एम्पायर ड्यूरिंग द अच्युता देव राया टाइम पीरियड। तो इनके टाइम पीरियड के दौरान ही इस टेम्पल को बनाया गया था। इसका एक और नाम भी है जो किंग के नाम के ऊपर ही रखा गया था। तो इस टेम्पल को जो है और किस नाम से जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज अच्युतराया टेम्पल। अच्युतराया टेम्पल के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये टेम्पल जो है इन्होंने बिल्ड करवाया था ड्यूरिंग विजयनगर के अंदर, बिल्ड इन विजयनगर। विजयनगर के अंदर इस टेम्पल को जो है इन्होंने बिल्ड करवाया था, अपने राइन के दौरान बिल्ड करवाया था। उसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट चलेंगे, हमने इनके टेम्पल्स के बारे में देखा, इनके आर्ट एंड लिटरेचर के बारे में देखा, दैट ही हैज पैट्रोनाइज्ड कन्नड़ पोएट एंड संस्कृत स्कॉलर। तो अभी जो है हम बात करेंगे अपॉन हिज डेथ, इनकी जब डेथ हो जाती है, जो यहाँ पर उत्तराधिकारी को लेकर के एक विवाद हो जाता है। इनकी डेथ के बाद, अच्युता देव राया की डेथ के बाद यहाँ पर इस रूल के दौरान, इस तुलुवा डायनेस्टी के अंदर जो है एक उत्तराधिकारी को लेकर के एक विवाद हो जाता है। उस विवाद से क्या होता है, इनके जो बेटे हैं, अच्युता देव राया के जो बेटे हैं, दैट इज वेंकट वन, जिनका नाम है वेंकट वन, इनको जो है बोला जाता है कि ये वेंकट राया भी थे और वेंकटाद्रि राया भी थे। इनके कई नाम हैं। अच्युत देव राया की डेथ के बाद अच्युत देव राया के बेटे वेंकट वन, जिन्हें वेंकट राया और वेंकटाद्रि राया भी जाना, उसके नाम से भी जानते थे, तो ये सक्सीड करते हैं उनके, मतलब ये उत्तराधिकारी बनते हैं। लेकिन ये एक कमजोर शासक थे, इतना कोई अच्छा इनका जो है ऐसे स्ट्रॉन्ग शासक नहीं थे कि बहुत अच्छे सी चीजों को संभाल लिया। उसके बाद क्या होता है कि इनकी हत्या कर दी जाती है आफ्टर 6 मंथ। 6 महीने के बाद ही इनकी डेथ हो जाती है, इनको जो है मार दिया जाता है।
तो यहाँ पर इनको मार दिया जाता है 6 महीने के बाद ही। अभी बने हुए 6 महीने ही हुए थे और 6 महीने के अंदर अंदर ही इनकी जो है इनको मार दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कृष्ण देव राया के बेटे हैं, उनका नाम है सदाशिव राय। सदाशिव राय जो है वो जो है वो किंग बनते हैं, लेकिन वो बहुत ही यंग एज के हैं। इतनी भी मतलब कि कोई ऐसा नहीं है कि भी अच्छे शासक हैं या कैसे हैं। अभी तक तो हमें सिर्फ इतना पता है कि कृष्ण देव राया के बेटे सदाशिव राय फाइनली became the king and yet he was a child। और ये अभी एक चाइल्ड है, एक यंग स्टेज के ऊपर है, इतना भी शासक कर नहीं सकते। और जो है इन ये किसके अंडर, एक रेजेंट से जो है किंग आएगा, एक रेजेंट किंग आएगा जिसके अंडर ये रूल करेंगे। तो वो जो है रेजेंट किंग का नाम क्या है? द रेजेंसी ऑफ अरावेडू अलैया राम राय। अलैया राम राय जो हैं उनके रेजेंसी के अंडर ही सदाशिव राय जो है वो रूल करते हैं, वो किंग बनते हैं और शासन संभाल रहे हैं। तो ये कौन है अभी? अलैया राम राय कौन है? अलैया राम राया कृष्ण देव राया के सन इन लॉ हैं, मतलब उनके दामाद हैं। कृष्ण देव राया के दामाद अलैया राम राय जो रेजेंट किंग बनते हैं। जो है एक रेजेंट किंग है। वैसे किंग बनेगा कौन? जब जो है एक चाइल्ड जो है, सदाशिव राय अभी चाइल्ड हैं, वो बच्चे हैं, अभी उनको नहीं पता। तो वो जो है अभी इतने जो है समर्थ नहीं है कि वो आकर के शासन करें, वो बैठें। तो अभी रेजेंट किंग बैठा है, जो है राम राय जो है अलैया राम राय बैठा है, जो कि दामाद है कृष्ण देव राय का। अभी जो अलैया का वर्ड होता है ना, अलैया का मीनिंग ही जो है सन इन लॉ होता है कन्नड़ लैंग्वेज के अंदर। तो कन्नड़ लैंग्वेज में अलैया का मतलब ही दामाद होता है। तो अभी इतना ही नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि जब अच्युता देवराया इनकी डेथ हो जाती है, इनके बाद जो है इनके बेटे, हिज सन वेंकट वन, जिन्हें वेंकट राया और वेंकटाद्रि राया के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ये किंग बन जाते हैं, ये किंग बन जाते हैं। लेकिन ये कौन है? ये एक वीक शासक है, ये एक वीक रूलर है। एंड वॉज किल्ड 6 months लेटर। 6 महीने बाद ही इनको मार दिया जाता है। 6 महीने के बाद इनको मार दिया जाता है क्योंकि ये एक कमजोर शासक थे। अभी इनके बाद कौन बनेगा? इनके बाद कौन बनेगा? इनके बाद बनेगा कृष्ण देव रायास सन सदाशिव राया। ये किंग बन जाएगा, ये किंग होगा। लेकिन ये एक चाइल्ड है, ये एक बच्चा है। अभी बच्चा तो नहीं करेगा, जो है यहाँ पर रूल नहीं कर सकता। वो आप एक छोटे से बच्चे को जो है आप बिठा दो एक किंग के जो है थ्रोन के ऊपर बिठा दो, वो रो रहा है, उसको दूध चाहिए था, उसको जो है उसको मम्मा चाहिए थी, लेकिन आप उसे कह रहे हो कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन चलाएं, आप ये करें, आप वो करें, तो ये क्या अच्छा लगेगा? एक छोटा बच्चा, 2 to 5 years ओल्ड चाइल्ड जो होगा, 2 से 5 साल के बीच में एक बच्चा है, आप उसे थ्रोन के ऊपर बिठा रहे हो, आप उसे कह रहे हो कि आप राजा हैं, आप देखिए कि ये हमारी मिलिट्री है,
ये हमारे सेनापति हैं, ये जो है ये आपके एडवाइजर हैं, ये जनरल हैं, आप इनको जो है आप मेंटेन कीजिए, अभी एडमिनिस्ट्रेशन चलाएं। और वो बेचारा बैठा हुआ, वो इतने सारे लोगों को देखकर कंफ्यूज हो चुका है, वो इतने सारे लोगों को देख करके फंबल हो रहा है कि ये क्या ही हो रहा है मेरे आसपास, इतने सारे लोग कहाँ से आ गए। वो रोने लग गया, वो रो रहा है बैठा थ्रोन के ऊपर, थ्रोन के ऊपर बैठा रो रहा है, अपनी मम्मा को बुला रहा है, अपनी मम्मा के पास जाने को जिद कर रहा है, भूख लग रही है, रो रहा है, मुझे खाना दो, मुझे खाना दो कह रहा है। और आप उससे कह रहे हो कि आप एडमिनिस्ट्रेशन चलाओ। क्या एक 2 से 5 साल के बीच का बच्चा ये सब कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अगर आप 5 से 10 इयर्स के बीच का भी एक बच्चा लें, तो वो कभी थ्रोन के ऊपर बैठेगा, कभी नीचे बैठेगा, कभी इधर जाएगा, कभी उधर। वो खुद एक आंधी है, वो खुद एक तूफान है। आप उस तूफान को बोल रहे हो कि आप एडमिनिस्ट्रेशन चलाओ। अभी वो अपनी मस्त मौला जिंदगी के अंदर जो है एकदम से व्यस्त है, उसे कुछ नहीं पता आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। खेलने में व्यस्त है, इधर जाने में व्यस्त है, उधर जाने में व्यस्त है, अपनी टॉयज ले आया, अपना ये ले आया, मैं ये ड्राइंग करूंगा, मैं ये लिखूंगा, मैं वो लिखूंगा। क्योंकि 10 इयर्स तक तो बच्चों को जो है होता है कि हमने पढ़ना है, उसके बाद ही जाकर के ऐसा होता है कि अरे क्यों ही पढ़ना है, क्यों ही पढ़ना है वाली बात तो बाद में जाकर के आती है, जब वो रेगुलरिटी के अंदर स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है। देन दैट चाइल्ड फाउंड के भी ये चीजें तो बोरिंग है, ये बोरिंग लाइफ होती है कि सुबह उठो, फिर यूनिफॉर्म पहनो, नहाओ, यूनिफॉर्म पहनो, स्कूल बस आएगी, दैट वी हैव टू सिट इन द बस एंड वी हैव टू गो टू द स्कूल, एंड देन उसके बाद आपको असेंबली में जाना है, असेंबली के बाद आपकी क्लासेस अटेंड करनी है। क्लासेस अटेंड करते करते आपको ये भी पता चलेगा कि एक आधे सब्जेक्ट का आज टेस्ट भी है, वो टेस्ट भी देना है। वो टेस्ट 10 मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स का होगा, और उस अगर आपने उस बच्चे ने अच्छे से पढ़ा होगा देन उसके अच्छे मार्क्स आएंगे। वरना घर जाके फिर से अपने मम्मा को जाकर के अगर बताएगा कि मेरे आज 20 में से सिर्फ 2 मार्क्स आए हैं, तो उसकी मम्मा उसकी धुलाई भी करेगी, उसको डांटेगी भी, उसको जो है एकदम से उसकी अच्छे से मालिश करेगी, फिर उस डंडे के साथ के भी तुम इतने नंबर लेकर कैसे आए मेरे घर में, तुम इस घर में एंट्री तुमने कैसे ले ली इतने नंबर के साथ। तो वो उसकी अच्छे से मसाज करेगी मम्मा डंडे के साथ, फिर जो है उसका फिर वो रोएगा, फिर वो फिर खाना खाने के लिए बैठ जाएगा, फिर पढ़ाई करने के लिए बैठ जाएगा, फिर थोड़ी देर के लिए पढ़ाई करेगा, मम्मा मैं टीवी देख लूं, ये सब चीजें करेगा। तो एक बच्चे से आप इस तरह का एक बच्चा है, उसकी जो है एक मेंटालिटी इस तरीके से सेट हो चुकी है, वो अपने मम्मा के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है, अपने पेरेंट्स के ऊपर। आइदर किसी के पेरेंट्स जो है, कोई सिंगल पेरेंट भी होता है, आई विल नॉट से कि ओनली मम्मा के ऊपर डिपेंडेंट होता है, कई बार जो है अगर कोई सिंगल पेरेंट है तो अपने फादर के ऊपर भी डिपेंडेंट है। तो अपने जो बच्चे होते हैं, दे आर डिपेंडेंट अपॉन फादर एंड मदर, ऑन बोथ ऑफ द पेरेंट्स दे आर डिपेंडेंट अपॉन, अपने दोनों पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन आप उससे कहो कि आप राजा बन जाएं, आप एडमिनिस्ट्रेशन चलाएं, उससे तो खुद के कपड़े नहीं पहने जा रहे, वो एडमिनिस्ट्रेशन खाक चलाएगा, वो चला ही नहीं सकता। ऐसे ही सदाशिव राय थे, सदाशिव राय जो थे वो बच्चे थे, he can't handle the things in a proper manner, तो वो प्रॉपर मैनर के साथ कर ही नहीं पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक रेजेंट किंग आते हैं जो उनकी हेल्प के लिए होता है। एक रेजेंट होता है ना, एक रेजेंट जो है आकर के बैठेगा कि इनके अभी ये नहीं कर सकते शासन, तो इनके बदले मैं बैठूंगा, मैं यहाँ पर शासन करूंगा, मैं एडमिनिस्ट्रेशन चलाऊंगा। जब ये सक्षम हो जाएंगे, 18+ हो जाएंगे, जब तब ये यहाँ पर आकर के बैठेंगे, देन आई विल गेट अ साइड एंड दैट किंग विल कम, द मेन किंग जो सदा शिव राय हैं वो आएंगे, वो बैठेंगे। जब वो 18 साल के हो जाएंगे, 18 इयर्स के हो जाएंगे, तब वो आकर के बैठेंगे और यहाँ पर शासन संभालेंगे। तो अभी के लिए तो इनके रेजेंट हैं, जो इनके रेजेंट कौन है, सदाशिव राय अभी राजा बन तो जाते हैं, लेकिन वो एक बच्चा है, एक छोटा बच्चा है वो, तो अभी वो नहीं कर सकता। तो सदाशिव राय कृष्ण देव राय के बेटे सदाशिव राय ये किंग बनेंगे अंडर
regency of Aravedu Alayya राम राय। तो अलैया राम राय के अंडर जो है रेजेंट बनेंगे अलैया राम राय। सदाशिव राय किंग रहेंगे, ये जो है किंग रहेंगे अंडर रेजेंस ऑफ अलैया राम राय। मतलब कि बेसिकली जो है राम राय ही एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे, किंग के जो है पोजीशन के ऊपर बैठेंगे, सब चीजें यही हैंडल करने वाले हैं। सदाशिव राय की तो बस एक स्टैंप लगेगी, उसका तो नाम ही चलेगा कि ये एक राजा है, आने वाले समय में कभी बैठेगा, आने वाले समय में ये जो है ये यहाँ पर आकर के बैठेगा। लेकिन होल ऑफ द रूल, होल ऑफ द पिक्चर, उसका जो है उसका मेन जो है यहाँ पर कौन बैठेगा अभी जो है आपको मेन जो है कैरेक्टर कौन नजर आएगा? मेन कैरेक्टर जो होगा वो राम राय दिखेगा आपको। राम राय जो है वो यहाँ पर एज अ पूरी लाइमलाइट ले जाएगा। राम राय पूरी जो है लाइमलाइट ले जाएगा और सदाशिव राय साइड लाइन हो जाएगा। मेन कैरेक्टर जो है वो साइड कैरेक्टर बन चुका है और साइड कैरेक्टर जो है वो मेन कैरेक्टर बन चुका है। ये साइड कैरेक्टर था, ये मेन कैरेक्टर बन गया, ये मेन कैरेक्टर था, ये साइड कैरेक्टर बन गया। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो राम राय हैं, अलैया राम राय जो हैं, ये सन इन लॉ है, सन इन लॉ ऑफ कृष्ण देव राय। और कन्नड़ लैंग्वेज में अलैया का मतलब होता है सन इन लॉ। अलैया का मतलब ही सन इन लॉ होता है कन्नड़ लैंग्वेज के अंदर। तो इसके बाद क्या होगा? अलोंग विद अनदर ब्रदर, ये अपने एक और भाई के साथ, राम राय अपने एक और भाई के साथ, अभी जो राम राय हैं, आई एम नॉट राइटिंग अलैया अगेन एंड अगेन, राम राय जो हैं इनके साथ इनके एक और भाई हैं, ये अपने साथ अपने एक और भाई जिनका नाम है वेंकटाद्रि, ये जो है ये अरावेडु ब्रदर्स हैं। ये जो हैं ये कौन है? ये अरावेदु ब्रदर्स हैं। ये अरावेदु ब्रदर्स हैं। इन्होंने कृष्ण देव राय के जो है रूल के दौरान, उनके शासन के दौरान एक जो है प्रसिद्धि इनको प्राप्त हुई थी। और ये जो है प्रोमिनेंट कब बने थे? इनको प्रोमिनेंस कब मिला था? ये प्रोमिनेंट बने थे ड्यूरिंग कृष्णदेव राय के टाइम के ऊपर, कृष्णदेव रायास रूल। जब कृष्णदेव राय का शासन था तब ये अरावेडु ब्रदर्स जो थे, राम राय और इनके एक और भाई वेंकटाद्रि, वेंकटाद्रि और राम राय, ये दोनों अरावेडु भाई हैं। ये दोनों भाई जो थे ये प्रोमिनेंट, इनको जो है प्रोमिनेंस मिलती है, प्रसिद्धि इनको कब मिलती है? जब तब मिलती है जब कृष्णदेव राय का शासनकाल था। उनके शासनकाल के दौरान इनको प्रसिद्धि मिलती है। उसके बाद जो है उसके बाद क्या होगा? ड्यूरिंग द रूल ऑफ कृष्ण देव राय इनको प्रसिद्धि मिलती है। फिर राम राय जो है एक सक्सेसफुल आर्मी जनरल बनते हैं, एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं और एक बड़े ही टैक्टफुल डिप्लोमेट बनते हैं, जिन्होंने बहुत सारे विक्टोरियस कैंपेन्स किए हैं कृष्ण देव राय के टाइम के ऊपर। जब रूल था, ड्यूरिंग रूल ऑफ कृष्ण देव राय, ड्यूरिंग द रूल ऑफ कृष्ण देव राय, जो राम राय हैं ये सक्सेसफुल आर्मी जनरल बनते हैं, एक सक्सेसफुल आर्मी जनरल बन जाते हैं, एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हैं
और इसके साथ साथ एक टेक्टफुल डिप्लोमैट का रोल भी ये प्ले करते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत सारे विक्टोरियस कैंपेन्स को इन्होंने लीड किया है, इन्होंने कैंपेन्स किए हैं, बहुत विक्टोरियस रहे हैं, सक्सेस रहे हैं उनको। तो यहाँ पर इनका एक अच्छा खासा रोल हमें दिखाई देता है। इसके बाद जो है आफ्टर द डिमाइस ऑफ हिज फादर इन लॉ, राम राय के जो फादर इन लॉ हैं, जब कृष्ण देव राय की डेथ हो जाती है, तो ये भी एक फैमिली मेंबर की तरह ही जो है अपने कर्तव्य को देखते हुए पूरा जो है शासन जो है जो पूरा राज्य है, राज्य के जो मामले हैं, स्टेट के जो अफेयर्स हैं, स्टेट के जो मामले हैं, उनको ये हैंडल करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। जब कृष्ण देव राय की डेथ हो जाती है, तब ये अपना कर्तव्य समझते हैं कि ये मेरा कर्तव्य है। इसके बाद हम बात करेंगे सदाशिव राय की, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट्स व्हाई आई हैवंट रोट अबाउट दैट। तो सदाशिव राय के बारे में बात करेंगे। सदाशिव राय जो है, इनका टाइम पीरियड है 1542 सीई से लेके 1570 सीई तक का इनका टाइम पीरियड है। तो अगर हम देखें तो ये लास्ट रूलर हैं ऑफ तुलवा डायनेस्टी के, लास्ट रूलर ऑफ तुलवा डायनेस्टी, इस डायनेस्टी के ये लास्ट रूलर हैं और ये एक पपेट की तरह हैं, ये एक पपेट की तरह हैं, पपेट हैं ये किसके हाथों के? इन हैंड्स ऑफ इनके जो मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है अलैया राम राय। तो अलैया राम राय के ये क्या हैं? ये एक पपेट हैं, ये उनके हाथों की एक कठपुतली हैं। वैसे असल जो राजा है, वो अलैया राम राया ही है। ये जो है, ये डी फैक्टो किंग है। डी फैक्टो किंग मतलब ये असल किंग तो राम राया ही है, वो तो उसके हाथों की कठपुतली है, वो उसके हाथों की कठपुतली है, वो उसका कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये अपने पुराने नोबल्स को हटा करके जो है इनको रिप्लेस कर देते हैं उनके साथ जो इनके वफादार हैं, जो इनके साथ लॉयल रहते हैं। लॉयल्टी ये यहाँ पर देखते हैं, जो इनके साथ लॉयल रहेगा, जो इनका वफादार होगा, ये उनको अपने साथ यहाँ पर एज अ जो है रखेंगे। बाकी नोबल्स को इन्होंने हटा दिया था, उनको रिप्लेस कर दिया था। उसके बाद अगर हम देखें तो राम राय जो हैं, वो यहाँ पर एक ऐसा गेम खेलते हैं जो आज के मिनिस्टर्स आप देखोगे कि ऐसा खेलते हैं। जैसे कि ये एक दूसरे के विरुद्ध इस्तेमाल करते थे सभी डेक्कन के जो पावर्स हैं, सभी डेक्कन की जो पावर्स को जो है इनको मेंटेन करना था। तो डेक्कन की पावर्स को ये एक दूसरे के खिलाफ जो है करते थे, उसको उसके खिलाफ लड़ा दिया, उसको उसके खिलाफ भड़का दिया। तो ये जो है एकदम से वो जो है एक आपने पर्सन देखा होगा जो है आपके आसपास में जो है एक आंटियां ऐसी होती हैं जो आपके घर में आकर के आपको कुछ और बताती हैं, आपके घर में किसी को कुछ और बता दिया और आपस के आप दोनों जो है फैमिली को ही एक दूसरे के साथ लड़वा करके वो चली जाती हैं। वो क्या होती है, वो तमाशा देखने वाली गंदी सी आंटीज होती हैं। वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, वो बिल्कुल किसी को भी पसंद नहीं होती। हम देख करके उसको यही जो है मुंह बनाते हैं कि अरे कहाँ से आ गई ये, है ना, कैसी सी है ये। कई बार ऐसे अंकल भी होते हैं जो जो है घर में जो है आपके आग लगाने वाले होते हैं ना, जो एकदम से जो है कहीं चिंगारी दिखी नहीं तो आग लगाना शुरू कर दिया, उसको जो है सास बहू को लड़ा दिया, बेटे और जो है बहू के बीच में लड़ाई डलवा दी, जो है पूरे घर में जो है लड़ाइयाँ डलवाती फिरती होती हैं। जो कई अंकल भी ऐसे होते हैं, कई आंटियां भी ऐसी होती हैं मोहल्ले के अंदर। वो गंदी सी आंटियां अंकल देखे ना, वो उसी की तरह ये जो है राम राय वर्क करते थे। राम राय जो थे वो गंदी सी आंटियों की तरह थे कि दो पावर्स को एक दूसरे के साथ लड़ा दो और फिर बैठ करके पॉपकॉर्न खाते खाते उनका तमाशा देखो कि ये कर क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। तो फिर उसके बाद किसी और का साथ दे दो जा करके, उसका साथ दो जिसके साथ पावर ज्यादा है। तो ये ऐसा करते थे। तो ये इनका एक जो है एक पावर था ऐसा ही, जो राम राय है।
tried to balance the Deccan power बाय प्लेइंग वन अगेंस्ट द अदर। एक दूसरे को लड़ा करके, इसको उसके खिलाफ, उसको उसके खिलाफ ऐसे भड़का करके ये काम करते थे। ऐसे ये डेक्कन की पावर को बैलेंस करना चाहते थे। एक एग्जाम्पल भी है, ऐसी चीजें नहीं है कि ये मैं ऐसे ही हवा में बातें कर रही हूँ, इसकी एग्जाम्पल्स भी हैं यहाँ मेरे पास। तो इसकी एक एग्जाम्पल है कि जब निजाम था, अहमदनगर का निजाम जो था, अहमदनगर अहमदनगर का जो निजाम था, और गोलकोंडा के जो कुतुब शाही थी, एंड कुतुब शाही ऑफ गोलकोंडा, जब कुतुब शाही और जो है गोलकोंडा की जो कुतुब शाही है, इन्होंने बीजापुर के विरुद्ध राम राय से सहायता मांगी थी, इनकी हेल्प मांगी थी, तब जो है निजाम ऑफ अहमदनगर एंड कुतुब शाही ऑफ गोलकोंडा, तो इन्होंने क्या किया था, गोलकोंडा के जो कुतुब शाही थी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने हेल्प मांगी थी ऑफ राम राय, किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट बीजापुर के, अगेंस्ट बीजापुर के, इन्होंने अगेंस्ट बीजापुर के इनसे हेल्प मांगी थी। राम राय सिक्योर्ड द, इसके इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है यहाँ पर राम राय ने अपना फायदा देखा, राम राय ने जो है रायचूर का जो दुआब था उसको यहाँ पर सिक्योर करने की कोशिश की। तो यहाँ पर जब इन्होंने बीजापुर के विरुद्ध राम राय से हेल्प मांगी थी, तो राम राय ने अपने संरक्षकों के लिए रायचूर का जो दुआब था उसको सुरक्षित कर लिया था। तो इन्होंने क्या किया, राम राय सिक्योर्ड रायचूर दुआब, तो इन्होंने रायचूर दुआब को जो है यहाँ पर सिक्योर कर लिया फॉर हिज बेनिफैक्टर्स, अपने अपने फायदे के लिए, अपने संरक्षकों के लिए इन्होंने जो है रायचूर के दुआब को जो है यहाँ पर सिक्योर कर लिया, उसको सिक्योर जो है सिक्योर कर लिया था फॉर हिज बेनिफैक्टर्स। इसके बाद जो है फिर लगभग 1549 सीई के दौरान क्या होता है, 1549 सीई के दौरान भी एक ऐसा ही इंस्टेंस हमें देखने को मिलता है। इसके यहाँ पर क्या होता है, जब बीजापुर के आदिल शाही, अब बीजापुर के जो है बीजापुर के आदिल शाही जो है, आदिल शाही ऑफ बीजापुर एंड बरेद शाही ऑफ बिदर, अभी ये क्या करेंगे, जो बरीद शाही हैं बिदर के और आदिल शाही हैं बीजापुर के, ये क्या करते हैं, ये एक यहाँ पर जो है डिक्लेयर करते हैं एक वॉर, डिक्लेयर्ड वॉर, ये वॉर डिक्लेयर करते हैं किसके ऊपर, ऑन निजाम शाही ऑफ अहमदनगर। तो नेक्स्ट स्लाइड में अगर यहाँ पर मैं लिखूं 1549 सीई के दौरान क्या हो रहा है, आदिल शाही ऑफ बीजापुर प्लस बरीद शाही ऑफ बिदर, ये वॉर डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर्ड वॉर किसके अगेंस्ट, निजाम शाही ऑफ अहमदनगर। अहमदनगर की जो निजाम शाही है, जो निजाम है अहमदनगर का, उसके खिलाफ ये यहाँ पर एक वॉर डिक्लेयर करते हैं।
फिर क्या होता है, जो राम राय हैं ये फॉट करते हैं, ये किसकी तरफ से लड़ते हैं, ऑन द बिहाफ ऑफ अहमदनगर रूलर। तो अभी राम राय किसकी तरफ से लड़ेंगे, राम राय fought on behalf of अहमदनगर। अहमदनगर के जो है इसकी साइड से लड़ेंगे और ये सिक्योर करेंगे, और अभी भी ये अपने फायदे की ही बात करेंगे, और सिक्योर करेंगे एक जो है किला ऑफ कल्याणा का। कल्याणा का जो किला है, फोर्ट है, सिक्योर्ड फोर्ट ऑफ कल्याणा। कल्याणा का जो फोर्ट है इसको ये यहाँ पर सिक्योर कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक और इंस्टेंस भी है इन 1557 सीई। तो इस टाइम पीरियड के दौरान क्या होता है, इस टाइम पीरियड के दौरान जो है, जो राम राय है ये अलाय करेंगे हिमसेल्फ विद अली अदिल शाही ऑफ बीजापुर। ये बीजापुर के अदिल शाही के साथ जो है यहाँ पर एक अपना जो है अलायंस करेंगे, अलाय करेंगे हिमसेल्फ जो है अदील जो है अदील शाही के साथ, एंड बरीद शाही ऑफ बिदर के साथ। जब सुल्तान है जो बीजापुर के, ये इन्वेड करेंगे अहमदनगर के ऊपर, व्हेन द सुल्तान ऑफ बीजापुर इन्वेडेड अहमदनगर। जो बीजापुर के सुल्तान ने अहमदनगर के ऊपर आक्रमण किया था, तो राम राय ने बीजापुर के अली अदील शाही और बिदर के बरीद शाही का के साथ अपना गठबंधन कर लिया था। व्हेन सुल्तान है जो ऑफ बीजापुर, बीजापुर का जो सुल्तान है ये इन्वेड करेगा, ये आक्रमण करेगा किसके ऊपर, अहमदनगर के ऊपर। अहमदनगर के ऊपर इसने आक्रमण किया। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा यहाँ पे, फिर जो होगा वो ऐसा होगा कि राम राय गठबंधन करेंगे। फिर राम राय अलायंस करेंगे, ये गठबंधन करेंगे किसके साथ, विद अली अदील शाही। जो अदील शाही है बीजापुर की, बीजापुर के अदील शाही के साथ ही अपना गठबंधन करेगा। एंड किसके साथ करेगा, जो बरीद शाही है ऑफ बिदर की, बिदर की बरीद शाही के साथ ही अपना गठबंधन कर लेगा। तो ये एक हमने देखा कि ये एक दूसरे को लड़ाने के बाद किसी और का साथ दे दिया, उस दोनों को लड़ाने के बाद किसी और का साथ दे दिया, ये इस तरीके से जो है यहाँ पर एक टैक्टफुल चीजें प्ले कर रहा है। तो उसके बाद इनका ये जो कांस्टेंट चेंजिंग का जो तरीका है, इनका जो है यहाँ पर अपना पक्ष बदल लेने का एक जो है यहाँ पर इनका एक कारण बना, जो इनकी एक फितरत थी अपना पक्ष बदल लेने की। तो उसकी वजह से जो जितनी भी सल्तनत थी वो अपना गठबंधन कर लेती हैं। जितनी भी सल्तनत होंगी वो सभी एकजुट हो जाती हैं, वो अपना अलग से गठबंधन कर लेती हैं, इनको साइडलाइन कर देती हैं कि ये तो ऐसे ही कर रहे हैं, कि ये तो ये चीटिंग करता है, राम राय के साथ हम नहीं खेलेंगे। ये हमको लड़ाने के बाद खुद साइड हो जाता है और खुद पॉपकॉर्न खाता खाता पूरी लड़ाई देखता है, हम नहीं इसका साथ देंगे। तो इनके ये जो कांस्टेंट चेंजिंग वाला जो चेंजिंग वाला सिस्टम है ना, कि एक पक्ष से दूसरे पक्ष में, इस पक्ष के साथ नहीं उस पक्ष के साथ चला जाऊंगा, ये जो दल बदलने वाली तरीके हैं ना इनके, वो अच्छे नहीं थे। इसी के कारण सभी जितनी भी सल्तनत थी वो एक दूसरे के साथ जो है अलायंस बिठा लेती हैं, एक दूसरे के साथ गठबंधन कर लेती हैं। इनका जो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग साइड है, इसी की वजह से जो सल्तनत होंगी ये फॉर्म करेंगी एन अलायंस, एक अलायंस बिठा लेंगी। तो उसके बाद क्या होगा, जो डेक्कन स्टेट्स हैं, जो डेक्कन स्टेट्स हैं, डेक्कन स्टेट्स के अंदर कौन आएगा, बीजापुर आएगा, अहमदनगर आएगा, अहमदनगर आएगा, गोलकोंडा आएगा और बिदर आएगा।
बेरार को छोड़कर सभी आ रहे हैं, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, बिदर, ये सभी आ रहे हैं। तो ये सभी क्या करेंगे, ये सभी क्या कर रहे हैं, ये एक यहाँ पर कॉन्फेडरेसी फॉर्म करेंगे। अभी ये एक जो है संघ बनाएंगे, फॉर्म ए कॉन्फेडरेसी। अभी ये एक कॉन्फेडरेसी फॉर्म करेंगे। उसके बाद क्या होगा, लेट मी राइट इन द नेक्स्ट स्लाइड, वो एक अच्छा सर यहाँ पर समझ में आ जाएगा अच्छे से। और लगभग 1565 सीई के दौरान क्या होगा, और लगभग 1565 सीई के दौरान क्या होगा, यहाँ पर एक बैटल होगा, एक बैटल होगा तलकोटा का। अभी यहाँ पर एक बैटल होगा, दिस इज बैटल ऑफ तलकोटा। तलकोटा का युद्ध होगा इन 1565 के दौरान। तो इसमें कौन होगा, इसमें क्या होगा, ये जो युद्ध होगा इसमें जो बनहट्टी के जो है विजयनगर आर्मी जो होगी बनहट्टी के अंदर, बनहट्टी के अंदर विजयनगर की जो आर्मी है उसको एक हार का सामना करना पड़ेगा। अभी इसके अंदर क्या होगा, इस बैटल के अंदर जितने भी डेक्कन के जो हमारे स्टेट्स हैं, ये होगा किसके बीच में, डेक्कन स्टेट्स वर्सेस विजयनगर राम राय। जो विजयनगर के राम राय हैं उनके साथ में इनका डेक्कन स्टेट्स का एक बैटल होगा तलकोटा का। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो विजयनगर के की आर्मीज हैं, जो विजयनगर की आर्मीज जो हैं कहां पर हैं, वो एट बनीहट्टी। एक बनीहट्टी के अंदर इनकी जो है आर्मीज बैठी हैं। इनकी आर्मी को क्या करना पड़ेगा, इनकी आर्मी अब हार जाएगी, इनकी आर्मी अब यहाँ पर डिफीट हो चुकी है, इनकी आर्मी का डिफीटेड, इनको हार का एक करारी हार दी जाती है यहाँ पर। और इस बैटल को एक और नाम से भी जाना जाता है। दिस बैटल इज ऑल्सो नोन एज राक्षस थंगाड़ी। राक्षस थंगाड़ी के नाम से भी इनको जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज राक्षस थंगाड़ी। तो बैटल ऑफ तलकोटा को राक्षस थंगाड़ी भी कहा जाता है। तो ये अभी हमने देखा। अभी यहाँ पर क्या होगा, अभी राम राय को इम्प्रिजन कर दिया जाएगा। अभी राम राय को कैद कर लिया जाएगा और उन्हें मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। और इससे क्या होगा, इससे विजयनगर एम्पायर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अभी क्या होगा, राम राय इनको इम्प्रिजन कर दिया जाएगा, इम्प्रिजन कर दिया जाएगा प्लस एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, इनको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। और विजयनगर, अब विजयनगर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। विजयनगर गॉट डिस्ट्रॉयड, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और एक होगा बैटल ऑफ बनीहट्टी। जो बैटल है, ये जो बैटल हुआ था, बैटल ऑफ बनीहट्टी, बनीहट्टी इट इज जनरली कंसीडर्ड, इसे कंसीडर किया जाता है कि ये विजयनगर एम्पायर का एंड है, एंड ऑफ विजयनगर एम्पायर। इसे विजयनगर एम्पायर का अंत भी कहा जाता है, बैटल ऑफ बनीहट्टी को। इसके बाद जो है एक जो है सीजर फेडरिक है, वो विजयनगर के जो है यहाँ पर आते हैं, विजयनगर को देखने आते हैं आफ्टर द बैटल ऑफ तलेकोटा। जो तलकोटा का जो है बैटल हुआ था, उसके बैटल के बाद एक जो है विजिटर है सीजर फेडरिक, वो यहाँ पर आते हैं विजयनगर को देखने के लिए।
सीजर, फेडरिक, ये विजिट करते हैं विजयनगर। आफ्टर बैटल ऑफ तलकोटा, तलकोटा के बैटल के बाद ये विजयनगर के अंदर विजिट करने आते हैं। तो ये था हमारे आज का लेक्चर जो हमने पढ़ा है, जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया सदाशिव राय के बारे में, अच्युत देव राय के बारे में, और ये सब चीजें हमने आज कंप्लीट कर ली हैं। तुलवा डेनेसिटी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद एक छोटी सी डेनेसिटी है, छोटा सा डिस्क्रिप्शन होगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। और इससे जो है हमारा अरोवेडू डेनेसिटी रहता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और कुछ एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट रहता है अबाउट द विजयनगर एम्पायर, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। आज के लेक्चर को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। और बने रहिए मेरे साथ मिडावल हिस्ट्री की सीरीज के अंदर। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करना। डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट विच यू शो टुवर्ड्स माय चैनल। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है आपके प्रेपरेशन के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। आई विल ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ योर्स, ताकि आपकी प्रेपरेशन की जर्नी अच्छे से चले और आप अपने टारगेट को अचीव करें। थैंक यू so much once again. Keep learning and keep motivated.